स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट पेपर 5 को, यानी फुल लेंथ टेस्ट पेपर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने 1 से लेकर 4 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फ्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर 5 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें और एक एक लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सूची 1 जिसमें सैंधव सभ्यता के स्थल दिया गया है तथा सूची 2 नदी तट दिया हुआ है। ठीक है, तथा दोनों को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सूची को मिलाते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। तो देखिए ये जो है मांड दिया हुआ, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर जो है यूपी में यानी मेरठ में है स्थित, और ये जो है हड़प्पा स्थल है, पूर्वी हड़प्पा स्थल। कौन सा? पूर्वी हड़प्पा स्थल है। और ये स्थित है कहाँ? तो यमुना नदी के सहायक नदी हिंडन के तट पे। दानाबाद कहाँ स्थित है? तो दानाबाद जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। और जो ये जो है किसकी सहायक नदी किनारे? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी परवरा के तट पे स्थित है। और सुतका गंडोर ये दास्क नदी के तट पे स्थित है। और ये कहाँ है? तो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। तो देखिए मांड, चिनाब, आलमगीरपुर, हिंडन, दानाबाद, परवरा और सुतका गंडोर, दास्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने ये जो बौद्ध धर्म है इसकी संस्थापना या फिर स्थापना कब की है? तो 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन है और उस पर विचार भी करते हैं। कथन फर्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोसल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी। क्या था? श्रीवस्ती। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। ठीक है, ये जो प्रथम ने बल्कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी गुजरात में। तीसरा कथन है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा व चौथा कथन है लिंगायत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। किसका? शैवों का। तो इसका जो कथन जो है 4 ये भी गलत है। ठीक है, शैवों का जो यानी शिव भक्तों का जितना भी है जिसको हम लोग शैव कहते हैं, शैव धर्म, तो उसका जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा यानी पशुओं की हत्या की निंदा की गई है? तो ये किया गया पहला शिलालेख में, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए पहला शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में डैश राजवंश का उदय हुआ था। तो कलिंग में जो है कौन सा राजवंश का उदय हुआ था? तो ये राजवंश था चेदी।
कौन सा था? चेदी था। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहां से? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। इन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और किसका है? तो भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 7 है अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे? तो अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी जो थे ये महमूद गजनवी के राज दरबार को सुशोभित करते थे। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं महमूद गजनवी, तो इसने क्या किया था? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था, 1025 ईस्वी का, कब का? तो 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, यह काफी ज्यादा प्रचलित था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। ये कथन बिल्कुल सही है। हरियर और बुक्का ने क्या किया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कारण आर दिया हुआ है कि हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का विकास डैश अलवार वैष्णव संतों और डैश नन नार शैव संतों ने किया था। तो नए नार शैव संतों ने किया था, अलवार वैष्णव और नए नार शैव संतों ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 और 63। 12 अलवार वैष्णव संत और 63 जो था नैन, यानी 63 नए नार शैव संतों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूची 1 में मुगल कालीन सिक्के और सूची 2 में प्रकृति को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए चयन करते हैं, देखते हैं कौन सा उत्तर जो है सही होने वाला है। तो रुपया जो है चांदी का सिक्का। ठीक है। मुहर जो था सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। इलाही जो है ये क्या था? इलाही जो था सोने का गोल आकार का सिक्का था। और 1582 में जब अकबर ने क्या किया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, तभी सिक्का चालू किया गया था। ठीक है। और शहंशाह सोने का सबसे बड़ा सिक्का। यानी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देख लीजिए 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी मंत्री होता था? तो चिटनीस जो था ये होता था राजकीय पत्र व्यवहार का। यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राजकीय पत्र व्यवहार। सैन्य विभाग की अगर बात करते हैं तो सैन्य विभाग का जो प्रभारी मंत्री होता था वो उस वक्त का क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सर-ए-नौबत। क्या कहा जाता? सर-ए-नौबत। ठीक है। और सबसे प्रमुख जो पद था वो था पेशवा। क्या था? पेशवा, यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे ज्यादा प्रमुख था। ठीक है। गुप्तचर विभाग इसको कहा जाता था बकायान 20। क्या कहा जाता था? बकायान 20 गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। ठीक है। और विदेश जो विभाग है यानी विदेश मंत्री इसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहां स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया था देवगिरी। एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार कीजिए। कौन सा कह रहा है? तो उत्तर मुगल कालीन शासकों पर। और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, उपरोक्त शासकों का मुगल शासक बनने का सही क्रम क्या था? तो देखिए, मुगल शासक बनने का जो सही क्रम था, पहले था आलमगीर द्वितीय का, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाहजहां तृतीय का, उसके बाद था शाह आलम द्वितीय का, किसका? शाह आलम द्वितीय का, और लास्ट में था अकबर द्वितीय, यानी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, डी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओं का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किसका विद्रोह? तो रंपाओं का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये रंपा विद्रोह जो था ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विद्रोह कब से कब तक? 1879 से लेकर 1922 तक, 1922 ईस्वी तक छिटपुट रूप से लगातार युद्ध होते रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य किनका है? तो ये जो कथन दिया हुआ है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था, कथन किनका है? तो ये जो कथन है, ये कथन दिया गया था किसके द्वारा? तो टी.आर. होम्स के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये पारित किया गया था कब? तो 1891 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1891 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 संस्था तथा सूची 2 स्थापना वर्ष को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसकी जो स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 नागपुर में। ठीक है, और खुदाई खिदमतगार संगठन 1929 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया एक प्रगतिशील कदम था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। दूसरा है, और लाया कब गया था? तो 1883 में लाया गया था। कब? 1883 में। कारण आर दिया हुआ है कि इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था। तो ये जो कथन है ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत द्वारा। दूसरा कथन है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो ये जो कथन है ये कथन गलत कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। तो ये जो उपयुक्त वक्तव्य है किनका है? तो ये जो उपयुक्त वक्तव्य यानी कथन जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ। कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है।
कथन आर है कि तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में कलकत्ता के किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो कलकत्ता किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो किया गया था टाउन हॉल से। और बंगाल विभाजन 1905 में काफी इंपॉर्टेंट भी है, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन। वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग समय में 1911 में रद्द हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? तो विदेशी धरती पे जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 1907 में। तो 1907 में भी कब? तो 22 अगस्त को। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में। ठीक है, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में फहराया गया था, यानी 1907 में, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये PYQ भी है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहम्मडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो सोसाइटी था इसका संस्थापक थे अब्दुल लतीफ, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किससे संबंधित है? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से संबंधित। तो चलिए विचार करते हैं और देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है या फिर गलत है। कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि यह विधेयक 10 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। कब पेश किया गया था? ब्रिटिश संसद में 10 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये जो है कथन गलत है। कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 4 से 5 जुलाई 1947 को। 4 या 5 जुलाई 1947 को, 10 जुलाई नहीं बल्कि 4 या 5 जुलाई को। ठीक है, दूसरा कथन है कि यह विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन का जो उच्च सदन है द्वारा पास किया गया। तो यह विधेयक जो 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के निम्न जो सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास किया गया था। तो यह भी कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब कथन नंबर 3 है कि यह विधेयक 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन का निम्न सदन में पेश किया गया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन का निम्न सदन नहीं बल्कि उच्च सदन में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कथन है कथन नंबर 4, ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कुल कितने तथ्यात्मक रूप से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। लिन-लिथगो आयोग 1928 का संबंध किस क्षेत्र से था? तो लिन-लिथगो आयोग 1928 का जो संबंध है ये संबंध है किससे? तो कृषि सुधार से, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही क्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई? 1921 में। ठीक है, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच तो ये कब हुआ था? 1854 में। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदू विधवा जो पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। ठीक है, दूसरा कि यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह तो ये हुआ था 1859 में। तो आप देख लीजिए कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, सी, डी और ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। और इसमें महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो महात्मा गांधी को बंदी बनाकर रखा गया था पूना में। इन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है या है? चलिए देखते हैं। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। एक्सरे पर ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। गामा किरणों की वेदन क्षमता अत्यधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गामा किरण की वेदन क्षमता अत्यधिक होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी छोटी कर दी जाती है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको छोटी कर दिया जाता है, तो आवर्धन क्षमता जो होता है उतना ही अधिक हो जाता है। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है। कथन ये है, किसी तार का प्रतिरोध R उस तार के सापेक्ष वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है। ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है कि सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल या फिर वेबर। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस और चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, ठीक है, अब विद्युत प्रतिरोध का ओम। अभी राइट आंसर ऑप्शन ए वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं अल्टीमीटर की। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मीटर जो दिया हुआ है इससे हम लोग क्या मापते हैं? इसका उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। उसके बाद ऑडियोमीटर है, इसका उपयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयान पर लगा होता है जिसमें सही समय का पता चलता है क्रोनोमीटर से। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बहुअनुपात का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम और फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का नियम। ये व्याख्या नहीं करता किसका? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? अब और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? जिसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है पर उन्हें बनाने में लंबा समय या बनने में लंबा समय लगता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संयंत्र से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली और कोयला से उत्पादित बिजली सभी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सर्पी घर्षण बल है यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो ये है समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल। एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
समतल पर फिसलकर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं संवहन। क्या कहता है? संवहन कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, तो लगभग कितना होता है लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य? तो इसका होता है 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साइंस का, कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। तो जल की अस्थायी या कभी कभी पूछा जाता है अस्थायी, दोनों कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो आप इसको याद रखिएगा कि जल की जो अस्थायी कठोरता है यानी अस्थायी, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कभी जब पूछ दे अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता जो है स्टेबिलिटी हार्डनेस जो है जल की, अगर उसके बारे में पूछे तो अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में है हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा कथन है कि हाइड्रोजन को तरल के रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो कथन है, कथन दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? कौन सा? कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड किस धातु के अयस्क हैं? तो ये है यूरेनियम के, एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है, अल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो अल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ठीक है, फेल्सपार। तंबा की अगर बात करें तो तंबा का कौन कौन सा होगा? कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट। और सोना का कॉल्वेराइट और सिल्वर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैस को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जाता है। क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि गैस को जो है कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जा सकता है। तो बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कथन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है। क्या कह रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप जो है ग्रेफाइट होता है। दूसरा है कि अभियांत्रिकी हीरे यानी सिंथेटिक डायमंड्स को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दही में खट्टे स्वाद का कारक है। तो दही में खट्टे स्वाद का क्या कारक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टिकम, सिट्रिकम, टार्टरिकम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। 47 इस तरह से आप लोग आंसर दीजिएगा। इसको पहले क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा 47, उसके बाद ब्रैकेट में आंसर। कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अग्निशामन कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो कौन सा फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है टेटिलीन, नायलॉन, केवलार और हीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवलार हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवलार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49।
तीन धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.2 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं 0.5 वोल्ट है। तीन धातुओं की उच्चता उपचयन शक्ति होगी। तो उपचयन शक्ति कैसी होगी? तीन धातुओं का जो उपचयन शक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में उद्योग दिया हुआ है, दूसरे में उत्प्रेरक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, इसमें क्या किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग। ठीक है, उत्प्रेरक क्या है? तो लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, इसमें निकेल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि जो है, तो इसमें जो है वेनेडियम या पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि, तो इसमें किसका यूज किया जाता है? तो इसमें किया जाता है गर्म एल्यूमिना का। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बसा में घुलनशील विटामिन है। तो बसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई एवं के। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, डी, ई एवं के। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्षीय कलियां एक्जुलरी बर्ड्स पत्ती और तने के जोड़ पर होती है। तो अक्षीय जो कलियां हैं ये क्या करा? पत्ती और तने के जोड़ पे होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि शीर्ष कलियां टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। हरित लवक क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो हरित लवक यानी क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन ए ग्रेना। किस भाग में होता है? तो ग्रेना भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इशिहारा टेस्ट हीमोफीलिया के जांच के लिए किया जाता है। क्या पूछ रहा है? इशिहारा टेस्ट जो है हीमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इशिहारा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, दूसरा है कि मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो सिनकोना के बीज से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना बीज के तने की छाल से प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी दोनों सही था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अदरक जो है ये प्राप्त होता है प्रकंद से। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू कंद, ठीक है, प्याज सलकंद और हल्दी अदरक प्रकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य है। तो शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करना। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला भाग है वो है तिल्ली एवं आरबीसी। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिल्ली एवं आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 58। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना दी है। किसने दी है? एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना ये दिया गया है बीटल एवं टेटम के द्वारा। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटल और टेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से कौन सा लीगो से संबंधित है? कौन सा है लीगो से संबंधित? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में।
लिगो से संबंधित है, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल है, इसका कार्य होता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों के आने का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आया था अंगीकृत, फिर आया था अधिनियमित, लास्ट में आया था आत्म अर्पित, यानी 2, 1 और 3 किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 2, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जेपीवी समिति का उद्देश्य क्या था? बताइए, जेपीवी समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के औचित्य की समीक्षा करना, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के औचित्य की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 63 में कि सूची 1 अनुच्छेद तथा सूची 2 में प्रावधान को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर जो सही है। तो दिया हुआ ए में अनुच्छेद 19 का ए, तो अनुच्छेद 19 का जो ए है किससे संबंधित है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। किसमें है? तो 3 में। अनुच्छेद 19 का एक का बी, तो अनुच्छेद 19 1 का बी है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकीकृत होने और सभा करने की स्वतंत्रता। किसमें दिया हुआ है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी बी का 4। अनुच्छेद 19 के सी, तो इसमें क्या है? इसमें है संघ, यूनियन या सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो ये किसमें दिया गया है? ये दिया हुआ है 1 में, यानी सी का 1। और अनुच्छेद 19 का 1 का डी, इसमें है भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये है कथन केटी शाह का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केटी शाह। नेक्स्ट प्रश्न 65, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये लाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 63, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया किसमें? अनुच्छेद 63 में, यानी 63 में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कारण और कथन और कारण दोनों के बारे में ऐसा प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथन के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है, सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि कारण आ रहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 वार्डों में बांटा जाता है, तो ये कथन गलत है। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय
प्रतिमान की संस्तुति की थी, यानी द्विस्तरीय का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अधिनियम है ये पारित किया गया था कब? तो ये 1992 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 106वां, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, और कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2023 में, सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया हुआ है, चलिए इस पर विचार करते हैं कि खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। तो ये जो खरीफ फसल है ये मानसून के आगमन के साथ बुआई और सितंबर अक्टूबर में फसल की कटाई होती है, जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जूट, कपास इत्यादि फसलों की बुआई की जाती है, मतलब इसके अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है कि रबी फसल सर्दी के मौसम में बोई एवं बसंत के मौसम में काटी जाती है। तो बुआई कब? सर्दी के मौसम में, और बसंत के मौसम में कटाई की जाती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है करेला एवं मूंग दाल की फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की थी। तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2016 को अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो कथन, ये कथन गलत है। इसको कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इसलिए कथन गलत है, 16 नहीं 17 को लागू किया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। क्वेश्चन नंबर 73 है जीडीपी अप स्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर क्या दर्शाता है? तो जीडीपी अप स्फीति कारक क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्या चीज को? तो चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी अप स्फीति कारक क्या दर्शाता है? अप स्फीति कारक दर्शाता है चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से इसका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 74 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपस्फीति डिफ्लेशन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समान कीमत स्तरों में हुई कमी है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि अब मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है और यह ऋणात्मक हो जाती है। तो ये जो कथन है कथन गलत कथन है। ठीक है, तीसरा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी जिसको स्टैगफ्लेशन में कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रत्यास्फीति जिसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्लेशन कहा जाता है, प्रत्यास्फीति जिसे रिफ्लेशन कहा जाता है, अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों के बढ़ने की घटना है। तो प्रत्यास्फीति जो है रिफ्लेशन, अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों के बढ़ने की घटना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4।
नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है विषम चुने। तो व्यवसाय कर, संपत्ति कर, आयकर, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। जबकि प्रवेश कर जो है अप्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और प्रवेश कर और प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 76 है वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है प्राथमिक घाटा। इन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो 1 और 2, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 78 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में मॉडल या फिर निर्माण करता दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो इसका समय काल था ये था 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, यानी ए का 4। ठीक है, ए का 4। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका समय काल था 1956 से 61, यानी 56 से 61। ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो था नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, बी का 1। चौथी पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक का था, ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, यानी 2, सी का 2। उसमें पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है डीपी धार द्वारा तैयार किया गया था। ये इसका जो समय काल है 1974 से 1979 तक का था। ठीक है, तो हो जाएगा डी का 3, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। देख लीजिए किसमें है। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न अस्थिम थे। कौन थे? तो ओसबोर्न अस्थिम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ये भी बिल्कुल सही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना है शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। ये कथन जो है बिल्कुल सही कथन है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये भी कथन सही है। और हमसे पूछ रहा है कि औसत कथन का चयन करें। तो 1 और 2 दोनों सही कथन है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 81। हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर। उत्तर होता है ऊपर की ओर, दक्षिण होता है नीचे की ओर। तो चलिए देखते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले जो पीर पंजाल, ठीक, उसके बाद जस्कर, उसके बाद आएगा आपका लद्दाख, और उसके बाद काराकोरम। ठीक है, यानी ऊपर से अगर कहें उत्तर से दक्षिण तरफ, तो पहले आ जाएगा आपका काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर आएगा जस्कर, लास्ट में पीर पंजाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी 1, 3,
2 4, तो नीचे से ऊपर 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कि भारत में पूर्व मानसून मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यार भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा हुआ है। ये कथन जो है सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो सही है, काल बैसाखी जिसे स्थानीय संभनिया तूफान इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। इस ऋतु के दौरान आम्र वर्षा होती है, भी सही है। केरल में मानसून का आगमन इस ऋतु के अंत तक प्रतीक है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है श्योक, हुंजा, नुब्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। तो देखिए सिंधु नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, सिंधु को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी श्योक है, गिलगित है, जस्कर है, हुंजा है, नुब्रा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित का मिलान करें। तो एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी गई है। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें क्या, तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो ये लोह से भरपूर, ह्यूमस से कम, यानी ह्यूमस कम होता है लेकिन आयरन भरपूर होता है। काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी लाभदायक मिट्टी है। ठीक है, कपास के लिए काफ़ी लाभदायक मिट्टी होती है। तो उच्च मिट्टी की नमी, कपास की खेती। लाल मिट्टी, तो इसमें क्या होता है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल 3 इससे मिल जाए, सी का 3 हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी पोटास में समृद्ध, फास्फोरस में कम, यानी डी का 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैग्नीज के खनन के संदर्भ में चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, कथन है कि उड़ीसा भारत में मैग्नीज एक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन गलत है। उड़ीसा जो उत्पादक नहीं है बल्कि क्या है, तो मध्य प्रदेश मैग्नीज का उत्पादक है, जबकि उड़ीसा क्या करता है, इसका भंडारण करता है। तो भंडारण में शीर्ष पर है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। तो ये कथन सही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है। क्या दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है नहर सिंचाई कम प्रचलित है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकतर मौसमी हैं और उनके तल कठोर चट्टान से बने हैं। तो ये जो कथन है ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है। तो कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पी तरंगे। कौन सा तरंगे, पी तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा है। देखिए संथाल जो है नागालैंड, ये बिल्कुल गलत है। संथाल होगा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। बोंडा उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। गद्दी केरल का नहीं है बल्कि कहाँ, HP हिमाचल प्रदेश का। और खांसी मिजोरम नहीं, कहाँ का, मेघालय, खांसी मेघालय।
ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही सुमिलित है बोंडा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और इसे भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है, किसे? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पृथ्वी की जो भूपट्टी है और मेंटल, इन दोनों को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मोह और संबद्धता, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोह और संबद्धता। तो मोह और संबद्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। 91 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है 78%। कितना? तो 78%, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन है 21%, ठीक है, ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो कथन बिल्कुल सत्य है। एबिसल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र में से है, ये भी बिल्कुल सत्य है। गायाट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत है, ये भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा वन है? तो आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है। कथन क्या है कि आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है। दूसरा है कि यह हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। तीसरा है कि एनी, महोगनी, आबूनस आदि प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है, तो बिल्कुल ये सब प्रजातियां जो है पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कथन गलत था, ऑप्शन कथन 3 जो था ये सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। देखिए ऐसे तो ऑप्शन ये जो है ये भी सही है, क्योंकि आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो रेगिस्तान कौन सा है? तो है आटाकामा रेगिस्तान। कौन सा? आटाकामा रेगिस्तान, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आटाकामा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा देश है जो उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता है? तो है फिनलैंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये जो 96 है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या था? तो अशोक की धम्म जो नीति है इसका संदेश क्या था? तो इसका संदेश था राजा के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अकबर के शासन काल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासन काल में बिहार जो था 7 सरकारों में विभाजित था, जिसमें बिहार, पटना, सारण, चंपारण, रोहतास, तिरहुत और हाजीपुर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, कौन था? तो ये था दरिया खां नुहानी। इन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनके जो सहयोगी थे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो ये कौन थे? तो ये थे फणींद्र नाथ घोष। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण था। तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। में दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये PYQ का प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो कि उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को जन और धन दोनों से मदद की थी। यानी ऑप्शन जो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उन्होंने अंग्रेजों की जन और धन से मदद की थी, लोगों से भी और धन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104। दुखी दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। एंड ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हैं? तो कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बख्तियारपुर, पटना और आरा। इन ऑप्शन बी बख्तियारपुर, पटना, आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। बिहार में पूर्व से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम है। क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम तक का जो नदियों है उसका सही क्रम क्या है? तो उसका जो सही क्रम है वो है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी, गंडक। यानी ऑप्शन ए कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी, गंडक। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। नंबर 107 है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित समान वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो अनारक्षित जो समान वर्ग है उसका प्रतिशत है 15.52%। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जाति आधारित जनगणना का। क्वेश्चन नंबर है 108। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यानी ऑप्शन 4 जो दिया, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और आप लोग को बताना कि बिहार में लोकसभा में कुल कितने सीट हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो बिहार बजट 2025-26 का जो आकार है वो है 3,16,895 करोड़। कितना? 3,16,895 करोड़ का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था यानी GSDP में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? ये था 58.6%। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का बात करें 21.5%, प्राथमिक क्षेत्र
तो 19.9%। यह प्राथमिक का, यह द्वितीयक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। तो कौन सा जो गलत युग्म है? तो पहला है ब्राजील का ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउदर्न क्रॉस होल, बिल्कुल सही है। साइप्रस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस, ये भी बिल्कुल सही है। श्रीलंका का है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ये गलत है। श्रीलंका का है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ये गलत है। श्रीलंका का क्या मिला? तो मित्र विभूषण। कुवैत का सही है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड, किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड सलाबगिनी को। किसको? डेविड सलाबागिनी को। नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो डेविड सलाबागिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना था या कितना है? तो केंद्रीय बजट का है कुल आकार कितना? तो इसका है 50,65,345 करोड़, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। शुक्रयान मिशन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा 2028 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.23 मीटर। कितना था? 90.23 मीटर, यानी 90.23 मीटर। काफी इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि इसका जो आयोजन है 6 शहरों में किया गया। जो 7वां संस्करण था 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों पटना में, राजगीर में, गया में, बेगूसराय, भागलपुर सहित दिल्ली में भी 6 शहरों में आयोजन किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर गज सिंह मौर्यकालीन मूर्ति कला से प्रेरित था, बिल्कुल सही है। और इसमें 28 खेलों का आयोजन किया गया था, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता किस देश से है? तो कौन सा देश से है? तो ये है इटली से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर है इटली का, और उप विजेता की बात करें तो अलेक्जेंडर जेवेरेव है जर्मनी का। ठीक है। महिला की बात करें तो मैडिसन कीज अमेरिका की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है पार्वती किसको? पार्वती तर्की को। पार्वती तर्की को।
121 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि आदित्य L1 को PSLV C-57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया, ये कथन गलत है। कितना? 1.5 नहीं बल्कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 कथन सत्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्या करें? पहली जो है महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कि IBCA का उद्देश्य बिल्ली की 6 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है, तो ऐसा नहीं है। इसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इस सभी का क्या करना है, तो संरक्षण करना है। तो सत्य कथन का चयन करें तो केवल एक कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। करेंट अफेयर का प्रश्न है, ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन काल नेमी जो है किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि धार्मिक संतों या फिर धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम करने वालों को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। खंजर सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो खंजर जो सैन्य अभ्यास है ये भारत करता है किर्गिस्तान के साथ, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ। अगर बात करें फ्रांस, तो फ्रांस के साथ भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास में शक्ति अभ्यास है, ठीक है, बरून अभ्यास है। मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास तो साइक्लोन, ठीक, और उज्बेकिस्तान के साथ अगर है तो उसमें डास्टलिक। कौन सा? डास्टलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो 76वें गणतंत्र दिवस का जो थीम था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई, तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसी तिथि को 1949 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। तो पूछा सत्य कथन का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना था? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 22वां, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर अमेरिका, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। है PM E-ड्राइव सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। तो देखिए, E-ड्राइव सब्सिडी योजना है, इसमें गलत कथन ऑप्शन नंबर ए ही है, या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी सब जो कथन है दिया हुआ सही है। PM योजना 2015 से प्रारंभ या एक अलग चरण है। सी में दिया हुआ यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, बिल्कुल सही है। और 30 ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है, इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाली सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कौन सा ऐप है? हमारा बिहार हमारी सड़क। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है केवल ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को सूचित करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है पुलिस स्टेशन, ये है केरल का। कौन सा? अर्थुंगकल पुलिस स्टेशन, केरल, इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया है? तो लेट्स स्टडी नामक जो अभियान है ये चलाया गया है किस देश में? तो अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 133 है कि भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है? तो कौन सा पौधा है? तो यह लोबिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोबिया को क्या किया? अंतरिक्ष में अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को डैश से शुरू हुई। तो इनका जो प्रगति यात्रा था ये शुरू हुआ था पश्चिमी चंपारण से, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ शुरू हुआ था? तो पश्चिमी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। क्वेश्चन 135 है कि बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र आर्लेकर, आरिफ मोहम्मद खान, अवधेश नारायण सिंह, नंदकिशोर यादव। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 है निम्नलिखित में से किस नदी संपर्क परियोजना को 2025 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? तो कौन सा नदी संपर्क परियोजना है? तो ये है कोसी मेची, और ये 100% क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी मेची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान डैश में खोला गया। तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया भागलपुर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार की किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस पंचायत को चुना गया है? तो चुना गया मोतीपुर को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीपुर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 139 बिहार सूची 1 से 2025 के निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्र यानी सूची 2 से मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। किशोर कुणाल ये सिविल सेवा से हैं, यानी ए का 2। निर्मला देवी ये कला, किसे? कला से, सुजनी कढ़ाई से, ठीक है। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज ये अध्यात्म से, और शारदा सिन्हा कला लोकगीत से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है? तो किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? शुरू किया गया जयनगर से पटना के बीच, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयनगर से पटना। अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्रिया पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से जाके आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन हो गया है, और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, तथा प्रश्न के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।